तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट एंड वेरिएबल, है ना, गिवन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक्स एंड वाई जो आपका है, इसके जगह पे मुझे कुछ लिखना है जो कि मिसिंग है ना। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन जब आपका रिएक्ट करता है विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देन फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड। और जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये आपका क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है ना। और जो प्रिसिपिटेट होते हैं वह इनसॉल्युबल होते हैं। और जिस भी रिएक्शन कंटेनर में ये रिएक्शन होगा उसमें जब आपका लेड आयोडाइड बनेगा तो चूंकि ये इनसॉल्युबल होने की वजह से प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। और जो प्रिसिपिटेट होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा, सॉलिड होगा। और यहाँ पे जो आपका वाई है पोटेशियम नाइट्रेट, यह इसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट आपका वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वह वाटर में डिजोल्व होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बनेगा, एक्वस सोल्यूशन। और यहाँ पे कॉपर सॉलिड था। जब यह कॉपर की वायर को मैंने डिप किया विथ इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो एक कॉपर ने क्या कर दिया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बना क्यूप्रिक नाइट्रेट, है ना। और यहाँ पे एक्स बना, तो एक्स क्या है आपका, एक्स का मतलब हुआ जो सॉलिड स्टेट में है आपका सिल्वर जो था ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा सिल्वर टू सिल्वर, है ना। यहाँ पे आपका जिंक जो है वो जिंक क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या आपका होगा, जिंक सल्फेट बनेगा जो कि आपका वाटर में डिजोल्व हो जाता है। या इसका मतलब यहाँ पे ए इसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और जो हाइड्रोजन गैस होता है वह गैसेस स्टेट में होता है। सो यहाँ पे वाई की जगह क्या होगा, गैस। ऐसे यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी यहाँ पे आपका क्या देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। जब हीट दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। फिर अगला बोल रहा है यहाँ पे इसमें से कौन सा चेंज जो है आपका एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है इन नेचर। तो ये जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट यह है आपका, चूंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा आपको हीट मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, वो चाहे हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो जब आपको हीट देना पड़ता है या एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो हम लोग उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। आपका डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप डाइल्यूट करते हो तो हीट आपका क्या होता है, रिलीज होता है। सो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यह एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपका हीट रिलीज होता है। इसका मतलब यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो उस समय आपका सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। सोल्यूशन ठंडा होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है। और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो आप बोलोगे कि यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो सेल्फ क्या हो जाता हो, सेल्फ खुद क्या हो जाता हो, सेल्फ आपका ऑक्सीडाइज हो जाता हो, है ना। जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जब आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जब आपका ऑक्सीजन गैस अमोनिया के साथ ऐड होगा तो अमोनिया का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। यानी अमोनिया जो होगा वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो सबस्टांस आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है सेल्फ, उसे बोलता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे देखोगे तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन जब आप वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड आपका HOF, है ना।
हाइपोफ्लोरस एसिड, है ना। अब यहाँ पे देखोगे, चूंकि फ्लोरीन जो होता है वह एक आपका क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ फ्लोरीन का क्या हुआ है, आपका फ्लोरीन का आपका रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन आपका +1 स्टेट में था। अच्छा, मेटल का एडिशन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ मेटल आपका, जब मेटल किसी के साथ ऐड होता है तो कहलाता है आपका, जैसे मान लो सोडियम, है ना। सोडियम अगर ऐड हो किसी क्लोरीन के साथ में तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो सोडियम का ऐड होना किस टाइप का प्रोसेस होता है? सोडियम का ऐड होना आपका रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन, है ना। और नॉन मेटल का ऐड होना, मेटल का ऐड होना आपका रिडक्शन, तो नॉन मेटल का ऐड होना ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे नॉन मेटल आपका ऐड हो रहा है विथ वाटर, तो वाटर का क्या होगा अब यहाँ पे? ऑक्सीडेशन होगा। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो यह क्या, इसका क्या होगा आपका? ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पे आयरन है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो इसका क्या होगा आपका? ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो वह प्रोसेस कहलाता है आपका रिडक्शन। यानी एक सेल्फ क्या हो रहा है आपका? रिड्यूस हो रहा है। अगर ये सेल्फ रिड्यूस होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेल्फ रिड्यूस हो रहा है। तो जो सबस्टांस आपका सेल्फ रिड्यूस होता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए ना होकर के यहाँ पे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडाइज हो रहा है सेल्फ, है ना। और जब सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो सबस्टांस आपका सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है उसे आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे था आपका वाटर, और इस वाले केस में आपका था अमोनिया, है ना। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो हाइड्रोजन अगर चूंकि देखो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन आपका हाइड्रोजन गैस का हो रहा है। तो हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, और जो सबस्टांस आपका सेल्फ रिड्यूस हो जाता है उसे बोलते हो आप, जो सेल्फ रिड्यूस होता है उसे आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे क्या बोलते हो? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जो सेल्फ आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बन रहा है, लेड क्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ से यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है ना। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी ये सेल्फ क्या हो रहा है आपका? सेल्फ रिड्यूस हो रहा है ना। तो अगर ये सेल्फ रिड्यूस होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका? अगर सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका क्या होगा? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन आ जा रहा है, यानी इस मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या इसका क्या होगा आपका? जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे बोलते हो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। यानी एक खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है
तो एक ऐसा बिहेव करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो आपका जिंक सल्फेट बन रहा है और प्लस आपका कॉपर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ पे चले गए तो आपका जिंक +2 स्टेट में है। यानी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो इसका क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो सबस्टांस आपका सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे आप बोलते हो प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला डी वाला, तो वेनेडियम ऑक्साइड और प्लस आपका कैल्शियम, क्या बन रहा है, वेनेडियम +2 कैल्शियम ऑक्साइड है ना। यहाँ पे वेनेडियम देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ में था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ में। यानी यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। और जो सबस्टांस आपका खुद सेल्फ रिड्यूस हो जाता है उसे आप बोलते हो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आयरन के साथ में। और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब ये अगर आपका इसका क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका सबस्टांस क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ये सेल्फ क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और यहाँ पे देखोगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड +H2 क्या बन रहा है, कॉपर +H2। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे है ना, तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे और ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जा रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। और इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरीके का है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है ना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तब मैं देखूं, हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोडियम आपका कार्बोनेट, फार्मूला Na2CO3, यह जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और दोनों का जो मोल है, मोलर कंसंट्रेशन वो सेम है ना, तो क्या बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। ए मुझे क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो दो सोडियम, यहाँ पे एक सोडियम है, एक सोडियम इधर, तो इधर दो सोडियम एटम राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 सोडियम। तो सोडियम तो बैलेंस है आपका। यहाँ पे देखोगे एक कार्बोनेट CO3, यहाँ पे एक कार्बोनेट है ना। इधर देखोगे तो एक हाइड्रोजन आपका, इधर एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन, यानी आपका क्या है, बैलेंस है ना। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। फिर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। और आपका हीट यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करो, इधर एक सोडियम इधर एक सोडियम, इधर एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन, और इधर आपका एक कार्बन
इधर एक कार्बन। इधर आपका देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, वन वन टू, टू हाइड्रोजन आपके एलएचएस साइड में है, और इधर टू हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड है ना। ऑक्सीजन इधर थ्री ऑक्सीजन, और इधर भी क्या हुआ, थ्री ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, यानी ये भी क्या है आपका बैलेंस। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटिंग विथ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्रिसिपिटेट क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक आयोडाइड, लिबरेशन ऑफ आयोडीन गैस एंड आल्सो फॉर्म द पोटेशियम सल्फेट। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब आपका कॉपर सल्फेट जो होता है, किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है कॉपर सल्फेट को, पोटेशियम आयोडाइड के आई, है ना। और क्या बनता है आपका, बनता है पोटेशियम आयोडाइड आपका क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2 का प्रिसिपिटेट बनता है, क्यूप्रस आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनता है, और आयोडीन लिबरेट आयोडीन गैस, आयोडीन गैस लिबरेट होता है, और क्या होता है आपका आल्सो फॉर्म पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब इसको बैलेंस करो, तो इधर देखोगे आपका टू क्या है, टू कॉपर एटम है, इधर आपके आरएचएस साइड में दो कॉपर एटम है, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, है ना। इधर आपके चार आयोडीन है, यहाँ पे फोर लगाना पड़ेगा, है ना। और इधर आपके दो सल्फेट हैं, इधर मैं दो कर देता हूँ तो आपका बैलेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, 26 बोल रहा है ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन, है ना, व्हेन मिक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या होता है आपका, ये इनसॉल्युबल व्हाइट सबस्टांस, जो इनसॉल्युबल व्हाइट सबस्टांस बन रहा है वो कौन सा सबस्टांस होता है आपका, सिल्वर क्लोराइड, और आपका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अब इसको बैलेंस कर लो आप, तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड आल्सो मेंटेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ पे आपका नाइट्रेट क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन ने नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है आपका फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और जब डिकम्पोज होता है तो आपका एक गैस रिलीज होता है, जिसका जो मतलब जो गैस रिलीज होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर देता है, ऐसा लगता है जो गैस निकल रही है वह एक सल्फर, जला हुआ सल्फर जैसा फील आता है ना, उसका सुगंध, बर्निंग सल्फर, ऐसा लगेगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वह, उससे स्मेल आ रहा है बर्निंग सल्फर का। और यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसको मुझे लिखना है और बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो फेरस सल्फेट, इसको जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, एक ब्रेक होता है, कैसे टूटता है, डिकम्पोज होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ ये दोनों गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों ही क्या है, गैस है, और ये इसका जो स्मेल होता है वह स्मेल होता है बर्निंग सल्फर का, है ना। तो चूंकि यहाँ पे आपका डिकम्पोज हो रहा है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 4 3 12, इधर आपके टोटल 12 ऑक्सीजन है, इधर देखोगे 3 2 5 5 3 8। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो दो सल्फर एटम है ना, एक फेरस सल्फेट में एक सल्फर एटम, तो दो फेरस सल्फेट में कितने सल्फर एटम, 2 सल्फर एटम,
तो सल्फर एटम तो इधर मैनेज है ना, क्या है, मैनेज है। इधर कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम थे आपके, इधर ऑक्सीजन एटम की संख्या आपकी है एक, फेरस सल्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम, तो 2 फेरस सल्फेट में 8 ऑक्सीजन एटम, और इधर भी आपके 8 ऑक्सीजन एटम हैं। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा था अगला क्वेश्चन कि वाई फायर फ्लाइज ग्लो इन एट नाइट। फायर फ्लाइज का मतलब होता है आपका, हम लोग देहाती भाषा में इसे बोलते हैं जुगनू। तो जुगनू जलता क्यों है ना, जुगनू इसलिए जलता है क्योंकि जुगनू में एक आपका प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है आपका ल्यूसीफेरिन, है ना। और ये जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन का मतलब, इस प्रोटीन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करता है एंजाइम के प्रोसेस में, है ना। इसका होता है एंजाइम के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन। और जब ये आपका ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, लाइट इमिट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसी लाइट के कारण से ये चुन क्या करता है, जलता है। इसका मतलब वो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि फायर फ्लाइज ग्लो क्यों करते हैं, फायर फ्लाइज इसलिए ग्लो ग्लो करते हैं क्योंकि फायर फ्लाइज में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन, और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इस प्रोटीन का एंजाइम की प्रेजेंस में, और आपका लाइट प्रोड्यूस होता है, वही लाइट हमको विजिबल होता है। उसी लाइट की वजह से हम लोग लगता है कि ये आपका ग्लो कर रहा है ना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी fermented under what condition do these grapes fermented, it is chemical or physical change, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका जो ग्रेप्स होता है जब वो प्लांट में आपका लटकता है ना, जब वो प्लांट से अटैच होता है वो फर्मेंटेड नहीं होता है ना। बट जब उसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसे हम प्लांट से अलग कर देते हैं, तो आपका जो ग्रेप्स होता है, जो अंगूर होता है, वह क्या होता है, फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड का मतलब आपका एंजाइम की वजह से इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है ग्रेप्स का। और ये आपका फर्मेंटेड कैसे होता है, तो आपका ग्रेप्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है फ्रक्टोज, है ना। अंगूर में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, और जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। और ये आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम के प्रोसेस में ये क्या होता है आपका, फर्मेंटेड हो जाता है, और ये बना लेता है आपका, किसमें चेंज हो जाता है, एथिल अल्कोहल में, है ना। और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो लार्ज इन फर्मेंटेशन होता क्या है, फर्मेंटेशन is a chemical process in which a large complex compound decompose into simpler molecule in the presence of enzyme। एंजाइम के प्रोसेस में लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिकम्पोज हो जाना इनटू सिंपलर कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड में, छोटे मॉलिक्यूल में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के दौरान आपका क्या होता है, झाग, फ्रोथ, फोम आपका प्रोड्यूस होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये बबल्स के फॉर्म में आपका रिलीज होता है। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है आपका, फर्मेंटेशन, इसका हो रहा है फ्रक्टोज का फर्मेंटेशन। यहाँ पे फिर बोल रहा है कौन सा आपका प्रोसेस फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपका, चूंकि बर्निंग तो हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज, है ना। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, आप जब आयरन रॉड को हीट करते हो तब तक हीट करते हो जब तक रेड हॉट ना हो जाए। तो लोहे को गर्म करना तो फिजिकल चेंज होता है भाई। फिर कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का दही बनना, दूध से दही बनना, तो ये आपका यहाँ पे केमिकल प्रोसेस है ना। सब्लिमेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड, सोडियम अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस तो ऑलवेज फिजिकल चेंज होता है ना, क्योंकि न्यू सबस्टांस नहीं बनता है। बस जो सॉलिड मटेरियल होता है डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में, तो केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है।
अमोनियम क्लोराइड के, है ना। तो यह क्या होगा, आपका एक फिजिकल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके का, कि कह रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन सम मेटल, ड्यूरिंग द रिएक्शन सम मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर ऑब्जर्व। सिल्वर जो मेटल होता है वह डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें मैं सिल्वर की रॉड को डिप करूं तो कोई भी मुझे चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है वह आपका, सिल्वर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है ना। सिल्वर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है, बिलो है। हाइड्रोजन से बिलो होने की वजह से सिल्वर जो होता है वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस नहीं करवा पाता है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन इसलिए नहीं होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही, सिल्वर 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 जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। फिर अगला, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सर राइज व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड, है ना। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ मिक्स रिएक्शन मिक्सर इज राइज व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। जब इसमें हम एल्युमिनियम की रॉड को डिप कर देते हैं तो आपका जो रिएक्शन मिक्सर होता है यह हीट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वह आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हीट भी आपका क्या होता है, रिलीज होता है। इसीलिए जो आपका रिएक्शन कंटेनर है यह हीट हो जाता है। फिर अगला, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम सोडियम आप डिप कर दें तो चूंकि सोडियम हाई रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इसमें जो आपका वाटर था सोल्यूशन में इसके भी साथ रिएक्शन कर लेता है। और आपका ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो इसीलिए आपका ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि यह ये विस्फोट कर जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर आपका क्रिएट होता है, डेवलप होता है कि बीकर जो जिस बीकर में आपका ये सोल्यूशन रखा गया होता है इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि ये जो बीकर होता है इतना ये बीकर गर्म पड़ जाता है। और जब गर्म हो जाएगा तो ये जो ग्लास थी बीकर की, ये जो वाल थी ये ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और जब फट जाएगा तो आपका क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, है ना। इसीलिए यह जो रिएक्शन है सोडियम के साथ में रिएक्शन, ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। फिर कह रहा है सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड इज ट्रीटेड विथ एसिड। आपको गैस के बबल्स दिखाई पड़ेंगे जब आप लेड को ट्रीट करोगे इस एसिड के साथ में। तो क्या, क्यों? क्योंकि लेड देखोगे तो लेड का जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ पे है, जो लेड का पोजीशन है वह हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। और जो आपके मेटल या एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे आपका लेड क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा लेड क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा, है ना। तो बबल्स क्यों बनते हैं? वो बबल्स आपके इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस हो रहा है। और यही हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका, यही हाइड्रोजन गैस आपके बबल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सबस्टांस एक्स, एक कोई सबस्टांस है एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकंड में एक एलिमेंट है आपका, उसका नाम नहीं पता मुझे, यहाँ पे नाम दे दिया गया है एक्स, है ना। एक ग्रुप सेकंड का मेंबर है ना। और इसका ये जो सबस्टांस है इस ग्रुप सेकंड
का जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड है ना। यूज इंटेंसिवली इन दी सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ना। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दी बोन, ये बोन में भी प्रेजेंट होता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, है ना, फॉर्म ए सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी इसका जो सोल्यूशन बनेगा वाटर में जब इसे डिजोल्व करोगे, तो यह क्या करेगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। यानी इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वह बेसिक नेचर का होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स को, और केमिकल रिएक्शन भी आपको लिखना है। तो ग्रुप सेकंड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड जो होता है वह सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है? तो ग्रुप सेकंड में आपका, और बोन में भी प्रेजेंट होता है, बोन में तो आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बहुत सुने होंगे आप। तो कैल्शियम का ऑक्साइड अगर मैं मान लूं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका सीमेंट इंडस्ट्री में भी क्या होता है, यूज होता है। और साथ ही साथ ये आपका कैल्शियम जो एलिमेंट था ग्रुप सेकंड का, वो आपका बोन में भी प्रेजेंट होता है ना। और जब इसे आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा दिस इज बेस। अगर ये बेस है तो बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है ना। तो आप इस, ये सारी चीजें आपकी हो गई, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हम लोग डार्क बॉटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सिल्वर जो क्लोराइड होता है ना, सिल्वर क्लोराइड, अगर इस सिल्वर क्लोराइड तक अगर लाइट पहुंच गई तो लाइट के वजह में आपका सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में, है ना। अब वो लाइट ना पहुंच पाए सिल्वर क्लोराइड तक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कंटेनर में रख देते हैं। वो भी कैसे बोतल में रख देते हैं, ऐसे बोतल में रखते हैं जो डार्क होता है। डार्क क्या करेगा, जैसे रंगीन अगर बोतल में आप रख दोगे ना, तो जो आपका प्रकाश होगा, लाइट होगा, वह आपका इंटर नहीं कर पाएगा इस कंटेनर के अंदर, है ना। क्योंकि ये जो आपका बॉटल होता है ना, तो ये जो अगर डार्क आपका बॉटल होगा तो डार्क बॉटल आपका लाइट को सिल्वर तक पहुंचने नहीं देगा, सिल्वर क्लोराइड तक, क्योंकि यह लाइट को क्या कर देता है, आपका रिफ्लेक्ट कर देता है ना, या कुछ मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इसको पास आउट, इस लाइट को पास आउट नहीं होने देगा। अगर पास आउट नहीं होने देगा तो सिल्वर क्लोराइड तक पहुंच नहीं पाएगा लाइट, और जब लाइट पहुंच नहीं पाएगा तो सिल्वर क्लोराइड आपका डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में रखते हैं स्टोर करके। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोला जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो रिबन होता है वह ऑक्सीजन के क्या करता है, बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ में, है ना। और जब ये बर्न करता है तो क्या देता है, आपका एक वाइट कंपाउंड एक्स देता है ना, वाइट कंपाउंड एक्स। और आपका लाइट भी क्या होता है, इमिट होता है, इमिशन ऑफ लाइट। तो ये जब बर्न करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस आपका क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है ना। लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर आगे क्या है आपका, ये किस कलर का होता है, आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। कह रहा है इफ दी बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन अनदर एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब इस जो बर्निंग आपका सबस्टांस है, ये बर्निंग रिबन को जब हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रख देते हैं ना, तो ये आपका जो
इट कंटिन्यू टू बर्न, यानी ये आपका बुझता नहीं है बल्कि आपका कंटिन्यू बर्न करता रहता है, फॉर्म ए कंपाउंड वाई, है ना। अब इस बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं ले जाऊं कहाँ पे, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, तो यह नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करने लगता है और बना लेता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। इसी कारण से चूंकि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ले गए, तो भी वहां पे आपका मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कर ले रहा है, और रिएक्शन के दौरान आपका ये लगातार जलता ही रहता है ना। और ये जो कंपाउंड वाई की बात कर रहा है, वो कंपाउंड वाई कुछ और नहीं, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। आपको आइडेंटिफाई करना था एक्स एंड वाई। एक्स आपने बना लिया, ए दिस इज आपका योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिजॉल्व इन वाटर। एक्स को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, एक्स मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ये बनेगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपका जिंक जो होता है वह हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देता है, कहाँ से, जब आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। जबकि कॉपर ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो मेटल आपके हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कॉपर जो होता है वह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए कॉपर की इतनी क्षमता नहीं है कि वह एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? सिल्वर आर्टिकल, जब सिल्वर आर्टिकल जो होता है वह लंबे समय तक ओपनली रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो ये जो आपका सिल्वर आर्टिकल होता है वह ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ये फिर कह रहा है कि ये आर्टिकल व्हेन रब्ड विथ, और इस आर्टिकल को जब हम लोग टूथपेस्ट के साथ में पुनः रगड़ देते हैं, तो ये फिर से इसका जो सरफेस होता है वो चमकना स्टार्ट कर देता है। तो सिल्वर कुछ दिनों के लिए अगर हम ओपनली छोड़ दें, तो ये आपका ब्लैक कलर का क्यों पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि सिल्वर को काफी दिन तक छोड़ दोगे ओपन एटमॉस्फेयर में, तो यह क्या करता है, पहले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, बनाता है सिल्वर ऑक्साइड। फिर जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है, इसके साथ में कंबाइन करता है, बना लेता है सिल्वर सल्फाइड। ये आपका ब्लैक कलर का होता है। यही ब्लैक कलर का मटेरियल आपका सिल्वर आर्टिकल के ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण से ये जो सिल्वर होता है, इस सिल्वर सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आपका रॉ मटेरियल, खराब मटेरियल चढ़ जाता है, जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इसी की वजह से ये चमकना आपका, इसका जो सरफेस था वो चमकना डल पड़ जाता है ना। क्योंकि इसके ऊपर एक रॉ मटेरियल जमा हो गया, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, है ना, सिल्वर सल्फाइड। और जब इसे आप टूथपेस्ट के साथ में रगड़ देते हो, तो वापिस से क्या हो जाता है, शाइनिंग करने लगता है, क्योंकि इसका जो लेयर होता है ऊपर वाला, जो रॉ मटेरियल जमा हो गया था इसके सरफेस के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, वो वापिस से क्या हो जाता है, छूट जाता है। जब छूट जाएगा, अलग हो जाएगा ये लेयर, तो वापिस इसका सरफेस क्या होता है, चमकने लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू कलर का होता है ना, कॉपर नाइट्रेट। इस कॉपर नाइट्रेट को हम लोग जब टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, और
आपका एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है। दैट इज ब्राउन कलर गैस जो होती है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अब इसको आप बैलेंस कर लो, है ना। बैलेंस करोगे अगर आप, अगर बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। इधर टोटल कितने ऑक्सीजन एटम, दो दो चार, चार दो छह, और छह एक सात, है ना। यहाँ पे आपके कितने ऑक्सीजन एटम है, केवल 6 ऑक्सीजन एटम, है ना। यहाँ पे हाफ कर दो, एक कॉपर था, एक कॉपर यहाँ पे हो गया। इस तरीके से क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। फिर कह रहा है आपका राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया। ब्राउन कलर की जो गैस आपकी इवॉल्व हो रही है उसको पहचानना है। तो ब्राउन कलर की गैस है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन गैस। फिर आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो चूंकि इस रिएक्शन में आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ब्रेक हो रहा है ना। तो ब्रेक, जब भी आपका कोई कंपाउंड ब्रेक होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन फॉर गैस एक्स, है ना। अगर जो गैस एक्स है ना, इसको हम वाटर में अगर डिजोल्व कर दें तो आपका बनता है नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब होता है आपका, इसका जो पीएच होगा वह लेस देन 7, है ना। क्योंकि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। और इसे जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो हम क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप लाइम वाटर में पास आउट करोगे, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, है ना, एक्वस सोल्यूशन में, दिस इज लाइम वाटर। जब आप कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करोगे लाइम वाटर में, तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। और ये जो आपका लाइम वाटर होगा, ये लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का हो जाएगा। किस कलर का, मिल्की कलर। मिल्की कलर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पार्शियली डिजोल्व होता है वाटर में। ये आपका फ्लोट करता है वाटर में, और ये मिल्की कलर का होता है, तो आपका पूरा सोल्यूशन मिल्की कलर का हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको, अगर आप गैस को आप पास आउट करोगे लाइम वाटर में, और वो लाइम वाटर आपका मिल्की कलर का हो जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा गैस था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो कैसे आप टेस्ट करोगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह सफोकेटिंग होता है ना। और दूसरी बात यह है कि जब इसे आप क्या करोगे कि एक फिल्टर पेपर लो, फिल्टर पेपर को हम लोग इसे डिप कर देंगे कहाँ पे, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के सोल्यूशन में एक सोल्यूशन लो, है ना, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आप फिल्टर पेपर डिप कर दो और उसको सुखा लो, है ना। जब डिप डिप कर लो, और क्या करो, डिप करके फिर आप उसे निकाल लो, है ना। उसके बाद में आप ये जो गैस है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, इस पे आप गैस को क्या करो, इसके इस गैस के पास ले आओ। किसको, इस आप भीगे हुए फिल्टर पेपर को, जो कि आपका भीगा हुआ किससे, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन से। तो देखोगे ये आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक नहीं, ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है आपका,
सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज कर देता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसी कारण से एक ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है ना। ये आपका जो फिल्टर पेपर होगा वह ग्रीन कलर का पड़ने लगेगा। तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि हमारा जो गैस था, गैस क्या था आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे करोगे? तो ऑक्सीजन गैस, आप एक जलता हुआ, जलती हुई माचिस को, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। अब इसे, इसके माउथ पे आप क्या लाओगे, जलता हुआ माचिस, है ना। यहाँ पे देखोगे, अगर जलता हुआ माचिस ले आओगे, अब जलता हुआ माचिस नहीं, मतलब ये ऐसे क्या है कि जैसे आपका जलता हुआ माचिस नहीं, एक माचिस ले आओगे, है ना, एक माचिस ले आओगे, तो ये जो माचिस होगा वो जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? इसलिए क्योंकि ये जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, यह क्या करने लगेगा, इसके साथ में, इस मैच बॉक्स में जो आपका फास्फोरस होता है ना, इसको ऑक्सीडाइज करने लगेगा। और जब ऑक्सीडाइज होने लगेगा फास्फोरस, तो ये आपका यहाँ पे फास्फोरस जब आपका रिएक्ट करने लगेगा ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो वो क्या होने लगेगा, बर्न करने लगेगा, है ना। यानी एक फ्लेम आपका प्रोड्यूस होने लगेगा। ये बात प्रूफ हो जाएगी कि भाई जो हमारा गैस था वो आपका कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जिस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट हो रहा है ना, उसके माउथ पे आप क्या ले आओ, चलता हुआ मैच बॉक्स ले आओ, है ना। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट हो रहा है, जब हाइड्रोजन गैस आपका इस मैच बॉक्स के साथ में संपर्क में आता है, ये बर्न करने लगता है हाइड्रोजन गैस, है ना। और पॉप की साउंड आएगी, क्या आएगी, पॉप की साउंड। तो अगर मैच बॉक्स लाने पर टेस्ट ट्यूब के माउथ पे पॉप की साउंड आती है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो गैस था वो हाइड्रोजन गैस होगा, है ना। व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? तो जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर आप डिप करोगे, तो जो जिंक होगा वह डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट को, और बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होता है ना, तो ये जो जिंक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, वह धीरे धीरे फेड पड़ने लगा। फेड पड़ने का मतलब आपका, फेड पड़ने का मतलब वो धीरे धीरे करके उसका कलर डिम पड़ने लगेगा ना, धुंधला पड़ने लगेगा। और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। एल्युमिनियम को, जब एल्युमिनियम मेटल को ऐड किया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे गैस रिलीज होती है, क्योंकि एल्युमिनियम वो रिएक्टिव है। इससे एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी से इसका पोजीशन देखोगे एल्युमिनियम का, तो हाइड्रोजन के ऊपर है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा, है ना। सिल्वर मेटल को जब आप ऐड करते हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो चूंकि सिल्वर जो होता है वह कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो कुछ भी यहाँ पे न तो कोई रिएक्शन होगा, और न ही किसी प्रकार का आपका कलर में चेंजिंग आएगी।
एक क्वेश्चन आपका बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जब आप ड्रॉप वाइज क्या करते ऐड करते हो बेरियम क्लोराइड, कहाँ पे? इन टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना। एक सोल्यूशन लो, एक बीकर लो, इसमें क्या भरा हुआ है? सोडियम सल्फेट। अब इस सोडियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में जब आप ड्रॉप वाइज क्या ऐड करते हो? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, तो क्या होता है आपका? ये बेरियम क्लोराइड इस सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है आपका? बेरियम सल्फेट, है ना। बेरियम सल्फेट और बनता है आपका सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट होता है, यह क्या होता है आपका? व्हाइट कलर का होता है ना, और प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखा गया है आपका, यहाँ पे आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे टू आ जाएगा, है ना। और फिर कह रहा है तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, मैंने रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे। फिर कह रहा है व्हाट अदर नेम, नहीं, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सर, इस रिएक्शन मिक्सर में अगर आप क्या आप ऐड कर दोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वापिस से जो होगा आपका जो व्हाइट प्रिसिपिटेट बना था रिएक्शन के दौरान वो वापिस से डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन मिक्सर में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, ये जो बेरियम सल्फेट होगा ना, तो बेरियम सल्फेट वापिस से किसमें चले जाएगा? बेरियम क्लोराइड, है ना। ये जो क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन इस सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा बेरियम क्लोराइड, है ना। इसीलिए क्या होता है आपका, जब वापिस से बेरियम क्लोराइड बन जाएगा तो आपका, और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगा? रिलीज होगा, और वाटर भी बनेगा, है ना। इसीलिए आपका जो वापस से बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर से आपका जो प्रिसिपिटेट था वो डिसअपियर हो जाएगा। जो प्रिसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा तो व्हाइट कलर का जो प्रिसिपिटेट था वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। और ये बेरियम क्लोराइड आपका वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और अगर ये डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बॉटम की फिगर पे नहीं जमा होगा। और जब बॉटम के बीकर के बॉटम पे जमा नहीं होगा, तो आपका कोई भी प्रिसिपिटेट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है यू आर प्रोवाइडेड विथ टू कंटेनर, आपको आपको दो कंटेनर दिया गया है ना। एक कंटेनर में आपका कॉपर रखा हुआ था, कॉपर, दूसरे कंटेनर में आपका एल्यूमिनियम रखा गया था, और आपको चार सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड वाटर, है ना। तो इन विच द एबव कंटेनर दीज सोल्यूशन कैन बी केप्ट, तो किस कंटेनर में आप क्या कर सकते हो? ये सोल्यूशन आपके रखे जा सकते हैं। तो चूंकि देखो, ये आपका था कॉपर, ये आपका था एल्यूमिनियम, है ना। तो कॉपर वाले, चूंकि कॉपर आपका डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके किसी भी प्रकार का रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि कॉपर का जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस कंटेनर में आप रख सकते हो, है ना। और इसको, ये भी एक एसिड है तो इसको भी रख सकते हो आप इसमें। जिंक क्लोराइड, क्या जिंक क्लोराइड जो होगा, क्या वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसको भी इसमें आप रख सकते हो। और साथ ही साथ वाटर, तो क्या कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कॉपर आपका, कॉपर वाटर के साथ में, नॉर्मल वाटर के साथ में नहीं रिएक्शन करता है। कॉपर जो होता है वो हाई वाटर वेपर स्टीम
के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे जो आपका वाटर है, वाटर आपका स्टीम के फॉर्म में नहीं है ना, तो इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। यानी इन चारों सोल्यूशन को आप जिस उस कंटेनर में रख सकते हो जिसमें आपका कॉपर रखा गया है।